एक समय की बात है। एक राज्य में एक राजा रहा करता था। उसके 3 पुत्र थे। सबसे बड़े राजकुमार का नाम अजीत, दूसरे का नाम अरुण और तीसरे राजकुमार का नाम अर्जुन था। उन तीनों राजकुमारों की मां का बचपन में ही स्वर्गवास हो चुका था, इसलिए वो तीनों भाई एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। एक बार की बात है, तीनों राजकुमार शिकार पर जाते हैं। वो अपने राज्य के सबसे रहस्यमयी वन में प्रवेश करते हैं। उनके सैनिक उन्हें आगाह भी करते हैं, पर वो तीनों राजकुमार उन सैनिकों की बात को अनसुना कर उस वन के ज्यादा भीतर तक चले जाते हैं। सबसे छोटे राजकुमार अर्जुन की नजर एक गुफा पर पड़ती है। वो देखता है उस गुफा में कुछ पक्षी बाहर की ओर आते हैं। वो अपने बड़े भैया से कहता है, भैया उस गुफा के भीतर चलते हैं। वो पक्षी जरूर इस गुफा से पानी पीकर बाहर आए होंगे। इसका मतलब अंदर जरूर कोई पानी का तालाब होगा। वो तीनों राजकुमार उस गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। गुफा बहुत गहरी थी, पर वो तीनों राजकुमार बिना रुके आगे चलते गए। चलते चलते उन्हें एक चमकता शीशे जैसा पानी का तालाब मिल जाता है। अचानक कुछ पक्षी उन तीनों पर हमला कर देते हैं। देखते ही देखते अर्जुन का पैर फिसल जाता है और वो उस पानी के तालाब में गिर जाता है। ये देख अरुण अर्जुन को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। उसके पीछे अजीत भी पानी में कूद जाता है। वो दोनों अर्जुन को पानी से बाहर ले आते हैं। अब अजीत को ना जाने क्यों अपने हाथों में गर्मी सी महसूस होती है और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर जलने लगता है। उसके शरीर से आग निकल रही होती है। ये देख अरुण आग बुझाने के लिए अपने मुंह से पानी फेंकने लगता है और उस पानी को अर्जुन ठंडी हवा से बर्फ में परिवर्तित कर देता है। अब वो तीनों अपने सामान्य रूप में आ जाते हैं। तीनों भाइयों को ये समझ आ चुका था कि इस तालाब से उन्हें बहुत अनमोल जादुई शक्तियां प्राप्त हुई हैं। वो तीनों एक दूसरे को वचन देते हैं कि वो इन शक्तियों के बारे में कभी भी जिक्र नहीं करेंगे और इन शक्तियों का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए ही करेंगे। तीनों राजकुमार अपने महल में वापस आ जाते हैं। अगले दिन सबसे बड़ा राजकुमार, जिसका नाम अजीत है, वो भेष बदलकर अपनी प्रजा से मिलने के लिए गया। वो स्वयं देखना चाहता था कि उसकी प्रजा को कोई कष्ट तो नहीं है। थोड़ी दूर उस इलाके में एक साहूकार रहता है। वो एक बूढ़ी औरत को अपने नौकरों से पिटवा रहा था, क्योंकि उस बूढ़ी औरत ने उस साहूकार से कुछ कर्जा उधार लिया होता है, जो कि उसने नहीं चुकाया होता। अब इस नजारे को देखकर राजकुमार अजीत को क्रोध आ जाता है और वो साहूकार को रुक जाने के लिए कहता है, पर साहूकार ने एक ना सुनी। गुस्से में आकर राजकुमार को अपनी शक्तियों का प्रयोग करना पड़ता है, जिस कारण साहूकार के नौकर की मौत हो जाती है। साहूकार पहचान जाता है कि ये 2 राजकुमार हैं। साहूकार राजा के पास जाता है और राजा से न्याय मांगता है। राजा बहुत ही न्यायप्रिय थे, इसलिए उन्हें दिल पर पत्थर रखकर राजकुमार अजीत को सजा देनी पड़ी। राजा ने यह कहा कि अजीत को पानी में समाधि लेनी होगी। रात के समय तीनों राजकुमार मिलकर एक तरकीब निकालते हैं। अगली सुबह कुछ सैनिक राजकुमार को नदी के पास ले जाते हैं। अब राजकुमार को पानी में समाधि लेनी होगी। साहूकार ये देखकर मन ही मन बहुत प्रसन्न था, क्योंकि उसका बदला जो पूरा होने वाला था। राजकुमार नदी में प्रवेश करता है। काफी समय बीत जाता है। सभी ये समझते हैं कि अब तो राजकुमार की मृत्यु भी हो चुकी होगी, पर अचानक से राजकुमार अजीत नदी से बाहर निकल आते हैं। ये देख सभी अचंभित हो जाते हैं। साहूकार और सैनिक राजा के पास आते हैं और सारा वाकया राजा को सुनाते हैं। राजा सजा को बदल देते हैं। अब राजकुमार को पानी में नहीं, बल्कि खाई में कूदकर अपनी जान देनी होगी। अब तीनों राजकुमार रात में फिर से अगले दिन के लिए एक तरकीब और सोचते हैं। सुबह होती है। राजकुमार फिर से कुछ सैनिकों के साथ निकल पड़ते हैं।
साथ में साहूकार भी होता है, जो मन ही मन सोचता है कि इस बार कैसे बचोगे राजकुमार। अब वो राज्य के सबसे ऊंचे पहाड़ पर पहुंच जाते हैं। सैनिक राजकुमार को खाई के समीप ले जाते हैं। राजकुमार पीछे मुड़कर देखता है और मुस्कुराते हुए खाई से कूद जाता है। साहूकार मुस्कुरा ही रहा होता है कि ये क्या, राजकुमार वायु के जैसे हवा में उड़कर खाई के ऊपर आ जाता है। साहूकार बेहोश हो जाता है। अब वो सभी एक बार फिर से राजा को पूरी घटना के बारे में बता देते हैं। राजा ने बहुत सोचा और अंत में कहा, लगता है ईश्वर की यही इच्छा है कि मेरा पुत्र जीवित रहे, इसलिए अब इसे कोई सजा नहीं दी जाएगी। और साहूकार, इसके बदले तुम्हें पूरा हर्जाना राज्य के खजाने से दिया जाएगा। रात के समय राजा अपने पुत्रों के पास आते हैं और कहते हैं, मुझे पता है कि ये चमत्कार तुम तीनों ने ही किया है, पर मुझे बताओ तुमने ये किया कैसे। अब सबसे बड़ा राजकुमार अजीत सारी कहानी के बारे में बताता है और साथ में ये भी बताता है कि जब सबसे पहले उसे पानी की समाधि की सजा मिली तो उसकी जगह अरुण पानी में गया, जिसके पास पानी को काबू करने की शक्ति है। दूसरी बार जब खाई से गिरने की सजा मिली तो अर्जुन गया, जो कि वायु को काबू कर सकता है, जिससे कि वो वायु के जैसा हल्का होकर हवा में ही तैरता रहा। ये सुनकर राजा ने उन तीनों से एक वचन लिया कि वो अपनी शक्तियों का कभी भी दुरुपयोग नहीं करेंगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम अपने गुणों का उपयोग किस तरह से करते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। याद रहे, हमेशा अच्छे कार्य में ही अपने गुणों का उपयोग करें। 3 जादुई भाई। एक समय की बात है, 3 भाई एक सुंदर नगर नाम के राज्य में अपने पिता के साथ रहा करते थे। वो तीनों भाई देखने में एक जैसे थे। उनके पिता ने उन्हें बड़ी मेहनत से पाला पोसा था। उन भाइयों में आपस में अत्यंत प्रेम था। पहले भाई का नाम गोपाल, दूसरे का नाम मोहन और तीसरे भाई का नाम कृष्ण था। वो तीनों भाई बहुत ही मेहनती थे। वो सभी गांव वालों की बहुत सेवा किया करते थे। जब भी गांव में कोई मुसीबत आती तो वो तीनों भाई उसका कोई ना कोई समाधान निकाल लेते थे। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, हिंदी स्टोरी बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करना न भूलें। अब कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, गांव के एक आदमी ने काली पहाड़ी के पीछे कुछ अद्भुत घटनाएं देखी जो कि सामान्य नहीं थी। उसने जाकर सभी गांव वालों को इन घटनाओं के बारे में सूचित किया। रोज किसी न किसी गांव वाले को उस काली पहाड़ी पर अलौकिक घटनाएं होते हुए दिखाई पड़ती थी। ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई और उन तीनों भाइयों को भी इन घटनाओं के बारे में पता चल चुका था। वो तीनों भाई आपस में सलाह करके उस पहाड़ी पर जाने का फैसला करते हैं। वो अपने पिता की आज्ञा लेकर उस काली पहाड़ी की ओर चल पड़ते हैं। जैसे ही वो उस काली पहाड़ी पर पहुंचते हैं, अचानक से बहुत तेज तूफान आ जाता है। तूफान इतना तेज था कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। अब तूफान का एक बवंडर उन तीनों भाइयों की तरफ बढ़ रहा होता है। तीनों ने पेड़ की टहनियों को पकड़ रखा था, पर जब तूफान उनके नजदीक आया तो पेड़ अपनी जड़ समेत उस बवंडर में समा गया और तीनों भाई बवंडर में फंस गए। अगले दिन वो तीनों जब अपनी आंखें खोलते हैं तो खुद को अपने घर में पाते हैं। गोपाल कहता है, अरे हम यहाँ कैसे आए? हम तो काली पहाड़ी पर थे। अब उनके पिता उनके पास आते हैं और कहते हैं कि उन्हें गांव के कुछ लोग घर लाए थे। उन गांव वालों का ये कहना था कि उन्हें तुम तीनों रास्ते पर गिरे हुए मिले थे। अब मुझे बताओ, वहां काली पहाड़ी पर ऐसा क्या हुआ था? सबसे बड़े भाई गोपाल ने जो उन तीनों के साथ उस काली पहाड़ी पर हुआ वो सारी घटनाएं अपने पिता को बताई। पिता ने कहा, अब उस बात को भूल जाओ और अपने काम पर जाओ। वो तीनों भाई अपने पिता की बात मानकर अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। सबसे बड़ा भाई, जिसका नाम गोपाल है, वो नदी के पास पानी भरने के लिए जाता है। उसका एक दोस्त
गोपाल से पूछता है कि अब उसकी तबीयत कैसी है। वो उसकी तबीयत जानने के लिए उसके हाथ को छूता है। जैसे ही उसने उसका हाथ छुआ, उसके हाथ की उंगली जल जाती है। वो कहता है, तुम तो आग की भट्टी की तरह तप रहे हो। गोपाल कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और गोपाल अपना हाथ अपने दोस्त की तरफ बढ़ाता है कि तभी उसके पूरे शरीर में आग लग जाती है। उसका दोस्त उसे नदी में धक्का दे देता है जिससे कि वो जलने से बच जाए, पर उसकी आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। अब गोपाल पानी से बाहर निकलना चाहता था। वो जैसे ही अपने हाथ हवा में उठाता है, तभी वो उड़कर पानी से बाहर आ जाता है और वो हवा में उड़ सकता था। गोपाल को समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। अब दूसरी ओर मोहन रास्ते में जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि एक आदमी दीवार पर सीढ़ी लगाकर खड़ा होता है और अचानक उसका पैर फिसल जाता है। तो बस वो गिरने ही वाला होता है कि मोहन अपना हाथ लंबा कर उस आदमी को बचा लेता है। मोहन अपने हाथ की ओर देखता है और हैरान रह जाता है। अब वो तीनों घर पर आते हैं और गोपाल और कृष्ण एक दूसरे को आज जो हुआ वो बताते हैं और अपनी शक्तियों का प्रदर्शन भी करते हैं। गोपाल कहता है, लगता है ये शक्तियां हमें उस काली पहाड़ी से प्राप्त हुई हैं। कृष्ण कहता है कि वो भी तो उनके साथ उस पहाड़ी पर गया था, उसे तो कोई शक्तियां प्राप्त नहीं हुई। मोहन कहता है, अब उसका जवाब तो कल सुबह काली पहाड़ी पर जाके ही पता चलेगा। रात हो जाती है, तीनों भाई सो जाते हैं। अगली सुबह जब कृष्ण उठता है और शीशे में खुद को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो पूरा पत्थर का बन जाता है और जैसे ही वो अपने बिस्तर पर बैठता है, उसकी ताकत से बिस्तर भी टूट जाता है और उसकी आवाज से उसके पिता और भाई वहां आ जाते हैं। उसे देख सभी हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि कृष्ण कहाँ है। वो कहता है, मैं ही कृष्ण हूँ, लगता है उस पहाड़ी ने मुझे ये शक्तियां दी हैं। अब कृष्ण अपने सामान्य रूप में आ जाता है। उनके पिता पूछते हैं, ये सब क्या है? गोपाल सब अपने पिता को बता देता है। अब वो तीनों ये फैसला करते हैं कि वो अपनी शक्तियों का उपयोग लोगों की भलाई के लिए करेंगे। अब सुंदर नगर राज्य में एक ड्रैगन राजकुमारी को उठाकर पानी के एक जहाज में ले जाता है। राजा ये घोषणा कर देते हैं कि जो जाबाज राजकुमारी को उस ड्रैगन से बचाकर लाएगा, उससे राजकुमारी का विवाह होगा। अब तीनों भाई राजकुमारी को बचाने के लिए ड्रैगन के पास पहुंचते हैं। ड्रैगन उन पर आग उगलना शुरू कर देता है। मोहन पीछे से अपने हाथ लंबे कर ड्रैगन को पकड़ लेता है और कृष्ण अपना जोरदार मुक्का ड्रैगन को मारता है, जिससे ड्रैगन को तारे नजर आने लगते हैं। अब गोपाल अपनी आग से ड्रैगन का खेल खत्म कर देता है। मोहन अपने पैरों को लंबा कर राजकुमारी और सभी भाइयों को वहां से ले जाता है। अब राजा कहते हैं, तुम भाइयों में से जिसने राजकुमारी को बचाया है, उसका विवाह राजकुमारी से होगा। गोपाल कहता है, मैंने ड्रैगन को अपनी आग से मार गिराया, इसलिए राजकुमारी का विवाह मुझसे होना चाहिए। कृष्ण कहता है, अगर मैं ड्रैगन को अपने घूंसे से बेहोश नहीं करता तो राजकुमारी कैसे बचती, इसलिए राजकुमारी का विवाह मुझसे ही होगा। मोहन कहता है, अगर मैं उस ड्रैगन को पीछे से ना पकड़ता और अपना शरीर लंबा कर राजकुमारी को सही सलामत नहीं लाता तो, इसलिए राजकुमारी की शादी मुझसे होनी चाहिए। उन तीनों भाइयों के पिता कहते हैं, माफ करिएगा महाराज, मेरे पुत्रों में से कोई भी राजकुमारी से विवाह नहीं कर पाएगा। ना तो इससे राजकुमारी खुश रह पाएगी और ना ही मेरे तीनों बेटे। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अगर आप किसी की सहायता करते हैं तो पूरे मन से करें, ना कि किसी लालच में आके। अपनी अच्छाइयों को ना भूलें। पिछले भाग में आपने देखा, तीनों राजकुमारों को अपनी शक्तियों का ज्ञान हो जाता है और वो राजा द्वारा दी गई सजा से भी मुक्त हो जाते हैं। अब आगे। आज तीनों राजकुमार अपने पिता की आज्ञा के अनुसार प्रजा के सामने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे छोटे राजकुमार अर्जुन अपनी शक्ति का जौहर दिखाने पधार रहे हैं। अर्जुन ने सबके सामने अपनी शक्ति का बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। अब आ रहे हैं अर्जुन के बड़े भाई अरुण।
अरुण के शक्ति प्रदर्शन से प्रजा बेहद उत्साहित हो जाती है। क्या बात है, हमारे राजकुमार कितने शक्तिशाली हैं। किसी दूसरे राज्य की क्या मजाल कि वो हमारे राज्य पर हमला करे। ये बात एक अनजान शख्स सुन लेता है। अब पधार रहे हैं राजकुमार अरुण और अर्जुन के बड़े भाई। दिल थाम के बैठिए। जब अजीत हवा में उड़ प्रजा के सामने आता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। और जब अजीत अपनी आग की शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, भाई वाह, राजकुमार अजीत तो सबसे शक्तिशाली हैं। इन पर तो अग्नि देव की कृपा है। कोई पड़ोसी राजा हमारे राज्य पर अपनी आंख भी नहीं उठा सकता। अनजान शख्स वहां से चला जाता है। सारी प्रजा तीनों राजकुमारों की जय जयकार करती है। यहाँ दूसरी ओर वो अनजान शख्स पड़ोसी राज्य में प्रवेश करता है। जैसे ही वो राजा के सामने जाता है, अपने चेहरे से नकाब निकालता है। दरअसल वो पड़ोसी राज्य का जासूस था। गुप्तचर, क्या खबर लाए हो? महाराज, जो मैं खबर लाया हूँ उससे आपके होश उड़ जाएंगे। ज्यादा पहेलियां मत बुझाओ, सीधे सीधे बताओ। गुप्तचर राजा को उस जादुई पड़ोसी राजकुमारों और उनकी शक्तियों के बारे में बताता है और साथ ही साथ कहता है कि भविष्य में वो तीनों भाई हमारे राज्य के लिए खतरे का कारण बन सकते हैं। राजा ने अपने राज्य के मंत्री को बुलाया। राजा का मंत्री एक बहुत बड़ा जादूगर था। वो काली शक्तियों का उपयोग हर युद्ध में किया करता था। राजा ने जितने भी युद्ध जीते थे वो केवल अपने जादूगर मंत्री की वजह से जीते थे। मेरे महाराज, आप फिक्र ना करें। वो तीनों भाई चाहे कितने भी शक्तिशाली हों, पर मेरे जादू के आगे नहीं टिक सकते। वो कैसे मंत्री जी? वो ऐसे। जादूगर गुप्तचर को चूहा बना देता है। ये क्या है? अब क्या चूहा उनसे युद्ध करेगा? जादूगर फिर से गुप्तचर को पहले जैसा बना देता है। ये क्या मंत्री जी, अब मुझे कभी चूहा मत बनाना। महाराज, मैं आपको केवल अपनी शक्तियों का नमूना दिखा रहा था। अब आप जो देखोगे हो सकता है उससे आपके होश उड़ जाएं। जादूगर ने अपनी शक्ति से गुप्तचर को 3 मुंह वाला शेर बना दिया, जिससे देख सभी सैनिक भयभीत होकर भाग गए। ये क्या है? इसे दूर भगाओ। राजा भी उस 3 मुंह वाले शेर से डर जाता है। डरिए मत महाराज, ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये हमारा गुप्तचर है। ये हमारी सारी बातें समझता है। जादूगर उन 3 मुंह वाले शेर को उन भाइयों के राज्य में जाने का आदेश देता है। अब वो 3 मुंह वाला शेर उड़ते हुए राज्य में आ जाता है। उसे देख प्रजा भागने लगती है। उस 3 मुंह वाले शेर ने कई मासूम लोगों की जान ले ली। अब इसकी खबर राजा तक पहुंचती है। राजा अपने तीनों राजकुमारों को उस शेर को मार गिराने का आदेश देते हैं। शेर राज्य में खुलेआम घूम रहा था। तभी वो तीनों राजकुमार वहां आ जाते हैं। सबसे पहले अर्जुन ने अपनी शक्तियों का उपयोग किया और शेर को रोकने की पूरी कोशिश की, पर शेर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब अरुण ने अपनी शक्तियों के बल पर शेर को रोकना चाहा, पर शेर बहुत ही शक्तिशाली है। अंत में अजीत शेर को पीछे जाने की चेतावनी देता है, पर शेर उनकी ओर बढ़ता ही जाता है। अजीत ने अपनी संपूर्ण शक्तियां लगा दी, पर शेर को कुछ नहीं हुआ। दरअसल शेर के अंदर 3 जादुई शेर की शक्तियां थी। इसी वजह से वो उन राजकुमारों पर भारी पड़ रहा था। अचानक से वो शेर सबसे छोटे राजकुमार अर्जुन को घायल कर देता है। ये देख अजीत अरुण और अर्जुन को वापस महल ले आता है। राजकुमार अजीत अपने पिता को जो हुआ सब बता देता है। पिताजी, उस 3 मुंह वाले शेर को हराना नामुमकिन है। नामुमकिन कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। तुम तीनों ने उस 3 मुंह वाले शेर पर अलग अलग अपनी शक्तियों का प्रहार किया, जिससे उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। अगर तुम तीनों एक हो जाओ तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा सामना नहीं कर सकती। इतने में एक सैनिक भागते हुए आता है और बताता है कि वो 3 मुंह वाला शेर महल में आ चुका है। पूरे महल में अफरा तफरी मच जाती है।
शेर राजकुमारी की ओर बढ़ रहा होता है। डर के मारे राजकुमारी की हालत खराब हो जाती है। इतने में वहाँ 3 राजकुमार उस शेर के सामने आ जाते हैं। शेर जोर से दहाड़ मारता है, जिससे पूरा महल हिल जाता है। अजीत कहता है, पिताजी ने कहा था अगर हमें इस शेर को हराना है तो हम तीनों को एक होना होगा। अब वो तीनों भाई अपनी शक्तियों को एक करते हैं। अरुण और अर्जुन अजीत के भीतर समा जाते हैं। अब वो तीनों भाई एक हो चुके थे। उनका ये रूप देख सभी हैरान हो जाते हैं। शेर उन पर छलांग मारकर हमला करने की कोशिश करता है और एक जोरदार मुक्का शेर पर पड़ता है और वो दूर जा गिरता है। शेर अपने तीनों मुंह से आग फैलाने लगता है, पर उन भाइयों पर उस आग का कोई असर नहीं होता है। तीनों भाई शेर पर अपनी शक्ति से हमला करते हैं, फिर उस शेर पर ठंडी हवा छोड़ते हैं, फिर आग से उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और इस तरह उस 3 मुंह वाले शेर का अंत हुआ। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दुश्मन कितना भी बलवान हो, पर अगर हम मिलकर उसका सामना करें तो हमें कोई हरा नहीं सकता। बहुत समय पहले की बात है, जब पाताल लोक में एक खतरनाक और बेहद शक्तिशाली राक्षस का राज था, जिसका नाम मायासुर था। उसने पाताल लोक में सबका जीना मुश्किल कर दिया था। मैं तुम सब का राजा हूँ। मैं सबसे शक्तिशाली हूँ और तुम सब मेरे गुलाम हो। सब उसके अत्याचार से परेशान थे और उससे छुटकारा पाना चाहते थे। एक दिन जब मायासुर अपने महल से निकला तो एक नादान बालक खेलते खेलते उसके सामने आ गया। उसने शक्तियों के अहंकार में चूर मायासुर ने बच्चे को देखा और कहा, ए बच्चे, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे आगे चलेगा? लगता है आज तुझे तेरी मौत बुला रही है। और ऐसा कहकर उसने बच्चे को मारने के लिए अपना हाथ उठाया। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है और कहती है, एक छोटे बच्चे पे क्या अपनी शक्ति दिखाते हो? अगर हिम्मत है तो उन 3 भाइयों को मारकर बताओ, तब समझेंगे हम कि तुम में कितनी शक्ति है। ये सुनकर मायासुर को बहुत गुस्सा आया। उसका जी चाहता था कि वो इस बूढ़ी औरत को भी मार दे, लेकिन वो जानना चाहता था कि वो तीनों भाई कौन हैं, जिनको हराने की चुनौती ये बूढ़ी औरत दे रही है। मुझे पता है मुझे कोई नहीं हरा सकता, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा कौन है जिसने तेरे दिल में ये उम्मीद जगाई। कौन है? बता मुझे। बूढ़ी औरत मायासुर को बताती है कि वो तीनों भाई धरती के वासी हैं और उन्हें जादुई शक्तियों का वरदान है। मायासुर ये बात सुनकर धरती पे आ जाता है और उन तीनों भाइयों को छुप कर देखता है ताकि उनकी शक्ति का अंदाजा लगा सके। अरुण के शक्ति प्रदर्शन से प्रजा बेहद उत्साहित हो जाती है। मायासुर को ऐसे छुपकर तीनों भाइयों को देखते हुए एक मायावी तोता देख लेता है और हंसने लगता है। ये देखकर मायासुर को तोते पे बहुत गुस्सा आता है। तभी तोता मायासुर से कहता है, मायासुर, तुम अपने आप को बहुत शक्तिशाली कहते हो ना, और इन तीनों भाइयों को छुपकर देख रहे हो। क्या यही तुम्हारी शक्ति है? अब तोते की बात को सुनकर मायासुर को और भी गुस्सा आ जाता है। ए तोते, तुझे क्या लगता है कि मैं इन तीनों भाइयों से डर गया? नहीं, कभी नहीं। मैं तो उनके एक साथ आने का इंतजार कर रहा हूँ ताकि एक ही साथ इन तीनों भाइयों को मौत के घाट उतारकर पूरी दुनिया को बता दूं कि मैं ही हूँ सबसे
ज्यादा शक्तिशाली। देखते हैं। मायासुर को पता था कि वो तीनों भाई हर सुबह नदी में स्नान करने जाते हैं। उसने यही समय सही समझा उन पर आक्रमण करने के लिए। अगले दिन वो नदी के पास उन तीनों की राह देख रहा था और हमेशा की तरह वो तीनों स्नान करने के लिए आए। मायासुर ने उन पे हमला कर दिया। नदी में से बचाओ बचाओ की आवाजें आने लगी और ये आवाजें सुनकर मायासुर हंसने लगा। तभी अचानक से ये आवाजें बंद हो गई और पूरे वातावरण में शांति सी छा गई। क्योंकि अभी सूर्य उदय नहीं हुआ था, इसलिए कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा था कि क्या हुआ। मायासुर नदी के पास गया देखने के लिए कि क्या हो रहा है। नदी के किनारे दो भाई गिरे हुए थे। मायासुर को लगा कि दोनों भाई तो मर गए, लेकिन तीसरा भाई कहाँ है। तभी अचानक से मायासुर की तरफ पानी की बड़ी लहर आ गिरी। वो जब तक उस लहर में संभल पाता, उसने महसूस किया कि वो बर्फ में जम चुका है। कुछ देर बाद जब मायासुर को होश आया, तब उसने देखा कि वो एक पेड़ से बंधा हुआ है। उसने बहुत कोशिश की कि वो पेड़ से खुद को छुड़ा ले, लेकिन वो छुड़ा नहीं पाया। तभी तीनों भाई उसके सामने आकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, क्यों, क्या हुआ? जरा डर लग रहा है ना? कितनी शर्म की बात है। पाताल लोक का राजा अब हमारे सामने ठंड से कांपते हुए डर रहा है। नहीं भैया, इसे डर नहीं लगता है। ये तो हमें मारने आया है और दुनिया को अपनी शक्ति दिखाना चाहता है। तभी मायासुर खुद को आजाद कर लेता है और अजीत पे हमला कर देता है। अजीत हवा में उड़ने लगता है और मायासुर से उसकी छड़ी लेकर तोड़ देता है। लेकिन अभी मायासुर हार मानकर बैठने वाला नहीं था। वो खुद भी हवा में उड़ने लगा और उसने अजीत पे हमला करके उसको नीचे गिरा दिया और हंसने लगा। तभी अरुण और अर्जुन ने अजीत को उठाया और अरुण ने अपनी पानी की शक्ति से मायासुर पे हमला कर दिया और उसको उठाकर पटक दिया। और फिर तीनों भाइयों ने एक साथ अपनी शक्ति को मिलाकर मायासुर पे हमला कर दिया और मायासुर को बुरी तरह से घायल कर दिया। क्यों, बोलती बंद हो गई? चाहे तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन हमारे साथ भगवान का आशीर्वाद है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम हमें मारना क्यों चाहते थे। तभी वहां पर तोता आ जाता है और तीनों भाइयों को पूरी बात बताता है। पूरी बात जानने के बाद तीनों भाई ये फैसला लेते हैं कि वो उसे मार देंगे ताकि पाताल लोक उसके अत्याचारों से मुक्त हो जाए। नहीं, नहीं, मुझे सजा दीजिए। मेरी गलतियों के लिए मुझे सजा दीजिए, लेकिन मेरे प्राण मत लीजिए। मायासुर को देखते हुए तीनों भाइयों को उस पर दया आ जाती है और वो उसकी बात मान लेते हैं और उसकी सजा के लिए उसे उसके ही पाताल लोक में एक गुलाम बना देते हैं। आखिरकार मायासुर को उसके अहंकार की सजा मिल ही गई और उसे उसके लिए उसका फल मिला। एक मायावी दर्पण में तीन लड़कियां राजकुमार अजीत, अरुण और अर्जुन को देख रही थीं। आखिर कौन थी ये? वहां दूसरी ओर राजकुमारों के महल में हलचल सी मची हुई थी, क्योंकि आज राज्य में पंडित आए हुए थे कई अन्य राज्यों की राजकुमारियों का चित्र लेकर, ताकि वो तीनों भाइयों का विवाह करा सकें। हे भगवान, आखिर दिक्कत क्या है आपकी? क्यों कराना चाहते हैं आप हम तीनों का विवाह? पंडित जी, हमारी जान बख्श दीजिए। बिल्कुल सही कहा, आपके कारण अब पिताजी महाराज भी यही चाहते हैं।
मैं बता रहा हूँ पंडित जी, आपको ये सब करने के लिए पाप लगेगा, पाप। तो कृपया करके आप हमारा विवाह करने का प्रयास बंद कीजिए। बेटा, चाहे कितने भी पाप लग जाएं, विवाह तो आप तीनों का करना ही पड़ेगा। आखिरकार राज्य को आगे भी तो बढ़ाना है, या नहीं? तभी महाराज आते हैं और पंडित जी के हाँ में हाँ मिलाते हैं। बिल्कुल सही कहा पंडित जी ने, विवाह तो करना ही पड़ेगा आप तीनों को। अरे एक बार ये 3 राजकुमारियों का चित्र तो देख लीजिए। तीनों राजकुमारों के मना करने के बाद भी पंडित जी राजकुमारों को चित्र दिखाते हैं और तीनों भाइयों को जैसे एक जोर का झटका लगता है। राजकुमारियों की सुंदरता देखकर वो तीनों खुद की मुस्कुराहट को छुपा नहीं पाते हैं। तभी पंडित जी उन तीनों की प्रसन्नता देख लेते हैं और कहते हैं, अच्छा, अगर आपको ये तीनों राजकुमारियां नहीं पसंद तो ठीक है, हम इनका विवाह किसी और राजकुमारों से करवा देते हैं, ठीक है ना? पंडित जी की ये बात सुनकर तीनों भाई एक साथ कहते हैं कि उन्होंने कब कहा कि उन्हें विवाह नहीं करना, उन्हें ये रिश्ता मंजूर है। उनकी ये बात सुनकर महाराज और पंडित जी हंसने लगते हैं और उन्हें ये रिश्ता मंजूर है, ये संदेश राजकुमारियों के राज्य सुंदर नगर भेज देते हैं। संदेश भेज तो देते हैं महाराज, लेकिन अब तीनों राजकुमार बेसब्री से उनके संदेश के जवाब आने का इंतजार करने लगते हैं। एक दिन जब राजकुमार महल में होते हैं, तब उन्हें एक सिपाही आकर बताता है कि एक किसान के घर में आग लग गई है और उन्हें उस किसान को बचाने के लिए उन्हें उनकी सहायता चाहिए। राजकुमार अरुण उस सिपाही के साथ जाते हैं क्योंकि उनके पास पानी की शक्ति है, जिससे वो उस आग को चुटकियों में बुझा देंगे। राजकुमार अरुण के जाते ही एक दूसरा सिपाही वहां आ जाता है और वो कहता है कि अचानक से राज्य के एक गांव में बर्फ गिरने लगी है और राज्य की जनता ठंड से कांप रही है और उनका पानी तक पीना मुश्किल हो गया है, क्योंकि जनता जिस नदी से पानी पीने के लिए भरती थी वो तो जम चुकी है। ये सुनकर राजकुमार अजीत उस सिपाही के साथ जाते हैं। राजकुमार अजीत के जाते ही एक और सिपाही आता है। उसके कुछ कहने के पहले ही राजकुमार अर्जुन उससे कहते हैं, अब क्या हुआ? कृपया करके अब तुम कोई बुरी खबर नहीं सुनाना। लेकिन सिपाही राजकुमार को बताता है कि एक बच्चा खेलते खेलते पहाड़ से गिर गया और नीचे एक छोटी सी जगह पर फंस गया है। ये सुनकर बिना कोई समय बिताए राजकुमार अर्जुन सिपाही के साथ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर राजकुमार अरुण उस किसान का घर जलने से बचाते हैं। आग बहुत भयंकर थी, लेकिन उनकी शक्तियों के आगे वो आग टिक नहीं पाई। लेकिन जब राजकुमार अजीत उस जगह आए जहां बर्फ गिरी थी, वहां सब तहस नहस हो गया था। लोग ठंड से कांप रहे थे और पानी पीने तक को तरस रहे थे। राजकुमार ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए पानी को पिघलाया और हर जगह जहां जहां बर्फ जम गई थी वहां के बर्फ को पिघलाकर लोगों की रक्षा की। और राजकुमार अर्जुन ने भी उस बच्चे की रक्षा की और उसे बचा लिया। सब ठीक होने के बाद तीनों राजकुमारों के मन में बस यही बात आ रही थी कि आखिर उनके राज्य में एक साथ इतनी मुसीबतें आ कैसे रही हैं। मुझे तो लगता है कि कोई हमारे साथ षड्यंत्र रच रहा है, वरना आज तक क्या कभी हुआ है कि एक ही साथ इतनी मुसीबतें आ गई हों। हाँ, तुम सच कह रहे हो, लेकिन आखिर कौन है वो और हमारे साथ ये सब करके वो क्या हासिल करना चाहता है? तभी वहां एक संदेशवाहक आता है और राजकुमारों से कहता है कि उन्हें तीनों राजकुमारियों के स्वयंवर में जाना होगा। स्वयंवर? कैसा स्वयंवर? हमें लगा कि उन्होंने ही तो हम तीनों भाइयों के लिए रिश्ता भेजा था, फिर ये अचानक से स्वयंवर क्यों? संदेशवाहक कहता है कि ये वहां के महाराजा का नहीं मगर राजकुमारियों का फैसला है। इसके पहले कि राजकुमार कुछ कहते, तभी एक तीर उनके कक्ष की दीवार को आकर लगा
सभी चौंक गए, लेकिन ध्यान से देखने के बाद उन्हें दिखता है कि उस तीर पे एक छोटा सा पत्र लगा हुआ था। राजकुमार अरुण वो पत्र खोलकर पढ़ना शुरू करते हैं। ये तो शुरुआत है और कठिन मुसीबतें आने वाली हैं। तैयार हो जाइए। और हाँ, हम कौन हैं ये आपको जल्द समझ में आ जाएगा, तो उसकी चिंता आप मत कीजिए। ना जाने अब और क्या मुसीबत आने वाली है राजकुमारों पे। जानने के लिए देखते रहिए हिंदी स्टोरी बॉक्स। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे राजकुमारों को जो पत्र मिला था उसमें कैसे आने वाली मुसीबत के बारे में बताया गया था। अब देखिए आगे। तीनों राजकुमार स्वयंवर में जाने के लिए यात्रा पे निकल जाते हैं, लेकिन उनके मन में उसी पत्र का विचार बार बार आ रहा था कि आखिर कौन है जो उन्हें ऐसे परेशान कर रहा है। भैया, हम जानते हैं कि आप किस चिंता में हैं, लेकिन अब जो होगा उसका सामना हम तीनों साथ में करेंगे। लेकिन कोई तो था जो तीनों राजकुमारों पे नजर रखे हुए था और उन तीनों को एक मायावी दर्पण से देख रहा था। और दूसरी ओर तीनों भाई बिना रुके अपनी यात्रा पे चल रहे थे। आखिरकार वो सुंदर नगर आ ही गए। उनका महल के प्रवेश पर स्वागत होता है और वो ये भी देखते हैं कि वहाँ अन्य राज्यों के राजकुमार भी आए हैं। देखो तो कितने राजकुमार आए हैं। हमें हमारी शक्ति इन सब के सामने साबित करनी होगी। भैया, इन राजकुमारों के सामने कौन अपनी शक्ति साबित करना चाहता है? हम तो नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि बस राजकुमारी को हमारी शक्ति और हम भी पसंद आ जाएं। राजकुमार अरुण की ये बात सुनकर तीनों हंसने लगते हैं। पहली और दूसरी चुनौतियों में तीनों राजकुमार दूसरे राजकुमारों को बुरी तरह पराजित कर देते हैं। अब केवल आखिरी चुनौती और आखिरी 3 राजकुमार रह गए थे, जिन्हें हराकर राजकुमार अजीत, अरुण और अर्जुन राजकुमारियों को जीत जाते और उनका विवाह उनके साथ हो जाता। अगले दिन आखिरी चुनौती होती है और इस चुनौती में राजकुमारों को अपनी शक्ति दिखानी होती है और 2 अलग अलग राज्य के राजकुमारों को एक दूसरे से मुकाबला करना होता है। संपूर्ण राज्य और राजकुमारियां राजकुमारों का वीर प्रदर्शन देखने आते हैं और ये भी कि कौन जीतेगा राजकुमारियों को। पहले राजकुमार अजीत जाते हैं और पहले ही दांव में दूसरे राजकुमार को धूल चाटने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन दूसरा राजकुमार हार मानने वाला नहीं था। उसने राजकुमार अजीत को उठाकर पटक दिया और हंसने लगा और उस राजकुमार ने हंसते हुए कहा, इतनी जल्दी नहीं, चलो अब उठो, अगर हिम्मत है तो अपनी शक्ति दिखाओ। और वहीं दूसरी तरफ राजकुमार अरुण और दूसरे राजकुमार कनिष्क का घमासान युद्ध चल रहा था। राजकुमार कनिष्क के पास मायावी शक्तियां थी, वो एक से अनेक हो सकते थे। इसलिए कौन असली राजकुमार कनिष्क है ये राजकुमार अरुण के लिए समझना मुश्किल था। वो हमला तो करते थे लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता था, क्योंकि वो जिस पर भी हमला करते वो बस राजकुमार कनिष्क का एक मायावी रूप होता था। हे भगवान, जितना मैंने सोचा था ये तो उससे कई गुना अधिक शक्तिशाली निकले। कहीं राजकुमारी इन्हें और इनकी शक्ति देखकर प्रसन्न ना हो जाए। और वहीं राजकुमार अर्जुन का मुकाबला राजकुमार आयुष से था, जिसके पास किसी भी इंसान को काबू में करने की शक्ति थी। राजकुमार अर्जुन को लग रहा था कि राजकुमार आयुष उनके सामने हैं और वो उन पर हमला करते हैं, लेकिन असल में राजकुमार आयुष उनके पीछे खड़े होते हैं। लड़ते लड़ते राजकुमार अजित, अरुण और अर्जुन राजकुमार चंद्र, कनिष्क और आयुष से बेहद थक जाते हैं, लेकिन कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। हम जान गए हैं कि आप तीनों बेहद शक्तिशाली हैं, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे।
चाहे हमें अपने प्राणों की आहुति ही क्यों ना देनी पड़ जाए। हाँ, हमें लड़ना मंजूर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। तभी राजकुमार चंद्र, कनिष्क और आयुष मुस्कुराने लगते हैं और अचानक से वहां से पूरी प्रजा और राजकुमारियां जो बैठकर उन्हें देख रही थी वो गायब हो जाती हैं और तीनों राजकुमार सुंदर राजकुमारियों में बदल जाते हैं। ये क्या हो रहा है? कोई हमें बताएगा ये क्या हो रहा है? राजकुमारों के कुछ कहने से पहले तीनों राजकुमारियों के पिता वहां के महाराज आ जाते हैं और कहते हैं, राजकुमार, हम आपसे माफी मांगते हैं अपनी तीनों शरारती राजकुमारियों की तरफ से और हमारी तरफ से भी। असल में ये तीनों अपने होने वाले वर की परीक्षा लेना चाहती थी और हम मना नहीं कर सके। ये देखना चाहती थी कि इनके होने वाले पति इनके जितने ही शक्तिशाली हैं या नहीं। इसका मतलब जो हमारे साथ अब तक हो रहा था वो सब इन्होंने किया था? हाँ बेटा, ये सब मेरी बेटियों ने किया है और इनके पास भी जादुई शक्तियां हैं। और बेटा, वो सब जो आपने देखा कि किसान के घर में आग लगना और बर्फ गिरना, वो सब एक माया था। राजकुमार अजीत कुछ देर कुछ सोचते हैं और कहते हैं, तो क्या अब तीनों राजकुमारियां हम तीनों भाइयों से विवाह करेंगी? राजकुमारियां मुस्कुराते हुए हाँ कहती हैं। तो ठीक है, लेकिन हमारी एक शर्त है। राजकुमारियों ने पूछा कि क्या शर्त है आपकी? तो राजकुमार अरुण ने कहा, यही कि आप विवाह के बाद जब हमसे लड़ेंगी तब कृपया करके अपनी शक्तियां प्रयोग ना करें। हम तो इस मुकाबले में थक ही गए। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं और तीनों राजकुमारों का विवाह राजकुमारियों से हो जाता है। राज्य में सब मंगल और खुशहाल चल रहा था, लेकिन ये तो शायद आने वाले तूफान के पहले की शांति थी। राजकुमार अजीत, अरुण और अर्जुन स्वार्थहीन भाव से अपने राज्य के लोगों की सेवा कर रहे थे। अपनी शक्तियों का उपयोग करके वो उनके प्रजा पे आने वाले हर दुख से उनकी रक्षा कर रहे थे। एक दिन राजकुमार अजीत को उनके एक खबरी से ये खबर मिली कि कोई असामान्य दिखने वाला व्यक्ति उनके राज्य में घूम रहा है। कहीं वो कोई दुश्मन राज्य का गुप्तचर तो नहीं? राजकुमार ने आदेश दिया कि उस व्यक्ति को अगले दिन उनके सामने पेश किया जाए। अगले दिन राजकुमार अजीत, राजकुमार अरुण और राजकुमार अर्जुन के समक्ष उस व्यक्ति को पेश किया गया। ये सभा एक गुप्त सभा थी जिसमें केवल राजकुमार ही मौजूद थे। कौन हो तुम और हमारे राज्य में क्या कर रहे हो? मैं एक वैज्ञानिक हूँ और मैं आपकी ही तलाश में आया हूँ। ये सुनकर तीनों राजकुमार दंग रह गए और सोच में पड़ गए। मैं जानता हूँ कि आपको अभी मेरी बात समझ नहीं आ रही है, लेकिन मैं एक वैज्ञानिक हूँ और साल 3050 से आया हूँ। ऐसा कहकर वो वैज्ञानिक अपने हाथ से एक यंत्र निकालता है और उसमें से एक रोशनी निकलती है जिसमें लोग मरते हुए, रोते हुए दिखते हैं। और उसके बाद बिल्कुल राजकुमारों जैसा दिखने वाले लड़के सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि हम आपके ही वंश से हैं, हमें आपकी जरूरत है, हमारी सहायता करें। ये कहते ही वो रोशनी गायब हो जाती है। आपने खुद देखा कि भविष्य में क्या क्या हो रहा है, कृपया हमारी सहायता कीजिए। लेकिन आपको भविष्य में इतना परेशान कौन कर रहा है? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। भविष्य में धरती पे बाहरी दुनिया का हमला हुआ है। धरती पे बाहरी दुनिया का हमला? हम कुछ समझे नहीं। जी हाँ,
वो कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी दूसरे ग्रह से आए हैं और वो अब धरती के लोगों को गुलाम बना रहे हैं और उनसे जीतना हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि वो हमसे बहुत शक्तिशाली हैं। इसलिए हमें आपकी सहायता चाहिए जिससे कि हम उन्हें धरती से दूर भेज सकें। ये बात बेहद गंभीर थी, लेकिन हमारे तीनों राजकुमार डरने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपनी धरती को बचाने का सोचा और वैज्ञानिक के साथ भविष्य में जाने को राजी हो गए। फिर वो सब एक यंत्र में बैठे और वैज्ञानिक उनको अपने साथ भविष्य में ले गए। हम सब आज सोचते हैं तो भविष्य की कितनी सुंदर कल्पना करते हैं, मगर ये भविष्य अंधकार से भरा हुआ था, बाहरी दुनिया के जीव के आतंक से भरा हुआ। तीनों राजकुमारों को बेहद दुख हुआ, इतना दुख कि अब जिसने भविष्य के धरती की ये हालत की है वो उसे खत्म करना चाहते थे। उन्होंने वैज्ञानिक को कहा कि हमें ले चलो उस विदेशी जीव के पास, हम हमारी धरती के लिए उसका अंत कर देंगे। जी राजकुमार, लेकिन उसके पहले हमें भी तैयारी करनी होगी आपका साथ देने के लिए। वैज्ञानिक राजकुमारों को अपनी प्रयोगशाला में ले जाते हैं और उन्हें कुछ खाने को देते हैं। वो खाते ही राजकुमारों को बेहोशी जैसा लगता है और उनकी आंखें बंद होने लगती हैं। ये क्या हो रहा है हमें? तभी वैज्ञानिक हंसने लगता है और अचानक से एक ऐसे जीव में परिवर्तित हो जाता है जो राजकुमारों ने कभी नहीं देखा था। लेकिन इसके पहले वो कुछ कर पाते, वो बेहोश हो गए। कुछ समय बाद जब राजकुमारों को होश आता है तो वो देखते हैं कि वैज्ञानिक और भविष्य के तीनों भाइयों को उस एलियन ने बांध कर रखा था। तुम्हें क्या लगा तुम अतीत से आकर हमें मार दोगे? हमें पहले से पता था कि तुम सब यहाँ आने वाले हो, इसलिए वैज्ञानिक के पीछे पीछे हम भी समय में पीछे चले गए और तुम्हारा पता चलते ही वैज्ञानिक को अगवा कर लिया और तुम्हें मारने के लिए यहाँ लेकर आ गए। ये सुनकर राजकुमारों को अत्यंत क्रोध आया। फिर उस एलियन ने राजकुमारों पे हमला करना चाहा। तभी राजकुमारों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अपने जादुई अवतार में आ गए। चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम सब बच नहीं पाओगे। ऐसा कहकर उसने राजकुमार अजीत पे हमला किया, लेकिन उसके हमले का कोई भी असर राजकुमारों पे नहीं हुआ। हो गया, अब हमारी बारी। राजकुमारों ने एक साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया। राजकुमार अरुण ने उस पे पानी के गोले से हमला किया। वो चाहकर भी खुद को संभाल नहीं पा रहा था, क्योंकि पानी बेहद तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। फिर राजकुमार अर्जुन ने अपने हवा की शक्ति का उपयोग करते हुए उसके शरीर के आने वाले पानी को बर्फ में बदल दिया। वो एलियन अब जम चुका था। कैसा लग रहा है इस गर्मी में बर्फ बनकर? तभी वो एलियन बर्फ को तोड़कर थरथराते हुए बाहर आता है, लेकिन उसके कुछ करने के पहले ही राजकुमार अजीत कहते हैं, ओह, क्यों? ठंडी लग रही है? आग के गोले खाना पसंद करोगे क्या? एलियन अब डर जाता है और कहता है, नहीं, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई है। मैं आपकी धरती को छोड़कर चला जाऊंगा और मेरे सभी साथियों को भी लेकर जाऊंगा। एलियन ने जैसा कहा था उसने वैसा ही किया और धरती को छोड़कर चला गया। अब राजकुमारों का कार्य भविष्य में समाप्त हो गया था। उनके लौटने का वक्त भी आ गया था। वो भविष्य को अलविदा कहकर वापस लौट आए। तो देखा आपने, बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है। आज राजमहल में राजकुमार अजीत को तो फुर्सत ही नहीं थी, और फुर्सत होती भी कैसे। आज उनके परम मित्र राजकुमार चंद्र जो आने वाले थे। राज्य में तो उनकी दोस्ती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे।
जब महल के मुख्य द्वार पर राजकुमार अजीत बेसब्री से उनके मित्र की राह देख रहे थे, तभी उन्हें दूर से कोई आदमी दिखा महल की तरफ आते हुए। उन्हें लगा कि कोई उनके राज्य की जनता में से है, जिसे शायद आर्थिक मदद चाहिए होगी। अरे सुनो, वो आदमी को मुख्य रास्ते से हटाकर पूछो कि उसे क्या चाहिए, और अगर पैसे की मदद चाहिए तो उसे दे देना, मगर उसे इस रास्ते से निकालो। राजकुमार चंद्र कभी भी आते होंगे, उन्हें ये देखकर अच्छा नहीं लगेगा कि उनके रास्ते में कोई ऐसे ही चल रहा है। सिपाही ने ठीक वैसा ही किया और उस व्यक्ति को वहां से हटने के लिए बोला। अरे सुनो, तुम्हें पता नहीं है कि जनता के लिए आज दरबार बंद है। राजकुमार अजीत ने कहा है कि अगर तुम्हें पैसों की मदद चाहिए तो तुम्हें मिल जाएगी। तभी उस व्यक्ति ने कहा कि वो राजा चंद्र है और उसे राजकुमार अजीत से मिलना है। तुम राजा चंद्र कैसे हो सकते हो? तुम नहीं हो सकते। क्या हमारे राजकुमार अजीत की दोस्ती तुम्हारे जैसे फकीर के साथ होगी? जाओ 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 यहाँ से। आए बड़े खुद को राजा चंद्र कहने वाले। राजकुमार चंद्र को ये सुनकर बेहद दुख हुआ और उन्हें ऐसा लगा कि राजकुमार अजीत के सिपाही ने उनका अपमान किया है। हमारा ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ। हम तो राजकुमार अजीत से सहायता मांगने आए थे, हमारी राज्य की एक समस्या के लिए। इस अपमान का परिणाम राजकुमार अजीत के साथ साथ उनके दोनों भाइयों को भी भुगतना होगा। ऐसा सिपाही से कहकर राजकुमार चंद्र अपने राज्य क्रोधित होकर लौट गए और राजकुमार अजीत अपने मित्र की राह देखते ही रह गए, लेकिन उनके मित्र आए नहीं। ये देखकर उन्हें बेहद दुख हुआ। राजकुमार चंद्र अपने राज्य लौट जाने के बाद भी गुस्से की आग में जलते रहे और एक दिन उन्होंने सोचा कि जैसे राजकुमार अजीत ने एक सिपाही के जरिए उनका अपमान किया, वैसे ही अब वो एक सिपाही के जरिए उनसे बदला लेंगे। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सिपाही को राजकुमार अजीत के राज्य भेजा और कहा, सिपाही, कुछ ऐसा करो कि वो तीनों भाई आपस में लड़ झगड़ के मर जाएं, तब होगा हमारा बदला पूरा। सिपाही ने ठीक वैसा ही किया और राजकुमार अजीत के राज्य आ गया और तीनों भाइयों पे दृष्टि रखने लगा और अपनी चतुरता का उपयोग करते हुए राजमहल में सिपाही की नौकरी भी पाली। एक दिन राजकुमार अरुण को अकेला पाकर उसने घबराई हुई आवाज में कहा, राजकुमार जल्दी चलिए, महल के ऊपर के हिस्से में आग लग गई है। राजकुमार बिना कोई वक्त गंवाए गए और अपनी पानी की शक्ति से उन्होंने आग को बुझाया। अच्छा हुआ तुमने सही समय पे हमें सूचित किया, वरना ये आग बढ़ जाती। तुम्हें इसका इनाम मिलेगा। लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा कि ये आग लगी तो लगी कैसे। तब राजकुमार चंद्र के सिपाही ने कहा, अब क्या बताएं राजकुमार, लेकिन आपसे छुपाना भी तो ठीक नहीं है ना। असल में राजकुमार अजीत ने ये आग लगाई है। सिपाही, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? जानते भी हो कि तुम किसका नाम ले रहे हो? जी हुजूर, मैं सच कह रहा हूँ, ये राजकुमार अजीत ने ही किया है। असल में राजकुमार अजीत को मैंने पूछा कि राजकुमार आप कितने शक्तिशाली हैं, क्या आप राजकुमार अरुण से भी अधिक शक्तिशाली हैं? तो उन्होंने गुस्से में कहा कि मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, मेरे भाइयों से भी अधिक शक्तिशाली। और फिर उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए यहाँ आग लगा दी। राजकुमार अरुण सिपाही की बात सुनकर सोच में पड़ गए। उनका जी चाहा कि इस सिपाही को दंड दें, लेकिन दूसरी ओर राजकुमार अरुण ये सोच रहे थे कि अभी अभी जो सिपाही ने कहा, अगर उसमें तनिक भी सच्चाई हुई तो करीब 2 दिन बाद राज्य में आग लगने के कारण 4 लोगों की मौत हो गई। लेकिन ये आग लगना कोई हादसा नहीं था। असल में सिपाही ने आग लगाई थी ताकि वो ये अफवाह पूरे राज्य में फैला सके कि राजकुमार अजीत की लापरवाही के कारण
4 लोगों की मृत्यु हो गई। उसने इसी अफवाह की सहायता लेते हुए राजकुमार अरुण और राजकुमार अजीत के कान भरने चाहे और उसने राजकुमारों को यकीन दिला दिया कि ये जो हुआ उसके पूरे जिम्मेदार राजकुमार अजीत ही हैं। राजकुमार अरुण और अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। फिर भी उन्होंने राजकुमार अजीत से बात करने की सोची। वो जैसे ही राजकुमार अजीत के कक्ष में गए, उन्होंने जो देखा उस पे यकीन करना मुश्किल था। राजकुमार अजीत अपनी आसपास की चीजों को अपनी शक्ति से जला रहे थे और ये करते समय उनके चेहरे पे एक शैतान जैसी हंसी थी। उनकी आंखें लाल थी, जैसे उनके शरीर पे किसी शैतान का वास था। आखिर ये राजकुमार अजीत को क्या हो गया था कि वो ऐसा कर रहे थे? जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल हिंदी स्टोरी बॉक्स और हाँ, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखते रहिए हिंदी स्टोरी बॉक्स। पिछले भाग में आपने देखा राजकुमार अजीत को तो फुर्सत ही नहीं थी। आज उनके परम मित्र राजकुमार चंद्र जो आने वाले थे के मित्र की राह देख रहे थे, तभी उन्हें दूर से कोई आदमी दिखा। तुम्हें पता नहीं है कि जनता के लिए आज दरबार बंद है? गुस्से की आग में जलते रहे। सिपाही, कुछ ऐसा करो कि वो तीनों भाई आपस में लड़ झगड़ के मर जाएं। आखिर ये राजकुमार अजीत को क्या हो गया था कि वो ऐसा कर रहे थे? अब आगे। राजकुमार अरुण ने अपने भाई को पुकारा। भैया, भैया ये क्या हो गया है आपको? ये आप क्या कर रहे हो? राजकुमार अजीत ने कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर राजकुमार अर्जुन ने राजकुमार अरुण से कहा, भैया, मुझे अजीत भैया को देखकर बहुत घबराहट हो रही है। भैया कुछ कीजिए, मैं अजीत भैया को ऐसे नहीं देख सकता। राजकुमार अरुण ने छोटे भाई की ऐसी हालत को देखकर उसे संभाला और उसे कहा कि तुम चिंता मत करो भैया, मैं बात करता हूँ। वो राजकुमार अर्जुन को पीछे करके खुद सामने आए और राजकुमार अजीत को पुकारने लगे। भैया, मुझे पता है कि कोई तो बात है, वरना आप ऐसा कभी नहीं करते। मुझे बताइए क्या हुआ है? राजकुमार अरुण की ये बात सुनकर राजकुमार अजीत ने उनकी तरफ गुस्से से देखा और दूसरे ही पल में वो बेहोश हो गए। राजकुमार अरुण और अर्जुन ने उन्हें उठाया और उन्हें वैद्य जी के पास ले गए। वहीं दूसरी ओर राजकुमार चंद्र का सिपाही ये सब देखकर खुश हो रहा था और वो हंसते हंसते राजकुमार चंद्र के दरबार जाता है। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, हिंदी स्टोरी बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करना न भूलें। अब कहानी शुरू करते हैं। राजकुमार चंद्र की जय हो। आपके इस सेवक ने अपना काम कर दिया, कार्य पूरा हुआ और हमें तो लगता है कि राजकुमार अजीत की जल्द ही मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर राजकुमार चंद्र बेहद खुश होते हैं और कहते हैं, शाबाश मेरे सेवक, तुमसे यही उम्मीद थी। तुमने अपना कार्य पूरा किया और तुम्हें इसका इनाम भी मिलेगा। तभी पीछे से राजकुमार अरुण और अर्जुन राजकुमार चंद्र के सामने आ जाते हैं और कहते हैं, राजकुमार चंद्र, इतनी भी जल्दी क्या है अपनी जीत का जश्न मनाने की? तुम अभी तक जीते नहीं हो। राजकुमार अरुण सबसे पहले सिपाही को अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए गिरा देते हैं और उसे धमकी देते हैं कि अगर उसने जो राजकुमार अजीत पर जादू किया है उसे तुरंत नहीं रोका तो वो उसके प्राण ले लेंगे। राजकुमार के गुस्से को देखकर सिपाही डर जाता है और राजकुमार अजीत को उसके जादू से मुक्त कर देता है। मुझे माफ कीजिए, मैं तो बस राजकुमार चंद्र के आदेश का पालन कर रहा था, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आपको मेरे और राजकुमार चंद्र के साजिश के बारे में पता कैसे चला।
ये सुनकर राजकुमार अरुण कहते हैं, शक तो हमें पहले ही था तुम पे, लेकिन यकीन में तब बदला जब राजकुमार अजीत के कक्ष में जब हम वापस आए तो तुम्हें हंसते हुए देखा। तभी हम समझ गए कि तुमने ही कोई गड़बड़ की है, और इसलिए उन्होंने सिपाही का पीछा किया और राजकुमार चंद्र और सिपाही की सच्चाई उनके सामने आ गई। तो क्या हुआ अगर तुम्हें हमारी सच्चाई पता चल गई? हम किसी से डरते हैं क्या? और वैसे भी तुम्हारा भाई इसी लायक है। मुझे अपना सबसे प्रिय मित्र कहता था वो, लेकिन उसने मेरा अपमान किया, मुझे सबसे बड़ा धोखा दिया। राजकुमार अरुण और अर्जुन को राजकुमार चंद्र की बात सुनकर बेहद गुस्सा आया कि पूरी सच्चाई जाने बिना राजकुमार चंद्र ऐसा कैसे कर सकते हैं, और वो भी उनके सबसे प्रिय मित्र के साथ। राजकुमार अरुण राजकुमार चंद्र को सच्चाई बताना चाहते थे, लेकिन तभी राजकुमार चंद्र ने उन पर हमला कर दिया। मजबूरन उन्हें राजकुमार चंद्र के हमले का जवाब देना ही पड़ा, लेकिन तब भी राजकुमार चंद्र हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने फिर अपनी तलवार से राजकुमार अरुण को घायल करना चाहा। तब दोनों राजकुमारों ने मिलकर राजकुमार चंद्र पर हमला कर दिया ताकि उसे काबू कर सकें और उन्हें असली सच्चाई बता सकें, लेकिन राजकुमार चंद्र कुछ सुनने या समझने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए राजकुमार अर्जुन ने राजकुमार चंद्र को हवा में लटका दिया। नीचे उतारो मुझे। तुम क्या तुम्हारे भाई का साथ दे रहे हो? जैसे आज उसने मुझे धोखा दिया, मेरा अपमान किया, वैसे ही एक दिन वो तुम्हारा भी अपमान करेगा, तुम्हें भी धोखा देगा, याद रखना। तभी राजकुमार अरुण राजकुमार चंद्र को कहते हैं, यही सबसे बड़ी गलती है आपकी। असल में राजकुमार अजीत ने आपका अपमान कभी किया ही नहीं। और उन्होंने एक जादूगर को बुलाया और उस जादूगर को कहा कि राजकुमार अजीत और उस सिपाही के बीच तब क्या बात हुई थी वो राजकुमार चंद्र को बताओ और इन्हें सच्चाई दिखाओ। जादूगर ने ठीक वैसा ही किया और राजकुमार चंद्र को पूरी बात दिखाई। ये देखकर राजकुमार चंद्र को बहुत बुरा लगा कि कैसे इतनी छोटी सी बात की वजह से उन्होंने अपने मित्र को इतना गलत समझा, और वो अपने अहंकार में इतने चूर हो गए कि वो अपने दोस्त की जान तक लेना चाहते थे। राजकुमार चंद्र को इतना पछताते हुए देखकर उन्होंने राजकुमार चंद्र को माफ कर दिया, लेकिन शायद राजकुमार चंद्र ने कभी खुद को माफ नहीं किया और राज्य छोड़कर तपस्या करने चले गए। वहीं दूसरी ओर जब राजकुमार अरुण और अर्जुन अपने राज्य वापस आए, तब राजकुमार अजीत पहले जैसे ठीक हो गए थे और उन्हें इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं पता था। दोनों राजकुमारों ने राजकुमार अजीत को सच्चाई से अवगत कराया। उन्हें ये जानकर बेहद दुख हुआ कि उनके सबसे प्रिय मित्र ने उन्हें गलत समझा, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी भी थी कि वो अब ठीक है और राजकुमार चंद्र को असलियत अब पता लग गई है और उन्हें इस बात का पछतावा भी है। नहीं, छोड़ दो मुझे, मैंने कहा मुझे जाने दो। आखिर ऐसा क्या हुआ जो राजकुमार अर्जुन, जो इतने शक्तिशाली हैं, वो इस तरह रोकर गिड़गिड़ा रहे थे और उनकी जान बख्श देने की विनती कर रहे थे? उसी दिन की सुबह सब कुछ सुखद चल रहा था, लेकिन शायद ये तूफान के आने के पहले की शांति थी। इतना सुहाना मौसम देखकर राजकुमार अर्जुन का मन बहुत खुश था और वो अपनी ये खुशी केवल उन तक ही सीमित नहीं रखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि आज कुछ ऐसा किया जाए जिससे उनके कारण दूसरों को भी बेहद खुशी और मन की शांति मिले। बहुत देर सोचने के बाद उनके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना राजमहल के काल कोठरी में जितने भी कैदी हैं उनको आजाद कर दिया जाए। ये बात उन्होंने दोनों राजकुमारों को भी बताई तो उन्हें भी ये ख्याल अच्छा लगा।
बिना कोई समय गवाए राजकुमार अर्जुन काल कोठरी पहुंच गए और सभी कैदियों से कहा, गलती या गुनाह की सजा देना आवश्यक होता है, क्योंकि उससे गुनाहगार को उसकी गलती का एहसास होता है। और हमें लगता है कि आप सभी को अब अपनी गलतियों का एहसास हो गया होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सभी को एक और मौका मिले अपनी जिंदगी खुशी से जीने का। इसलिए हम आपको आजाद करते हैं। ऐसा कहकर राजकुमार अर्जुन ने सभी को आजाद कर दिया। सभी बेहद खुश थे, लेकिन एक था उन सभी कैदियों में जो खुश तो था, लेकिन इसलिए नहीं कि उसे जिंदगी फिर से खुलकर जीने का मौका मिला, लेकिन वो खुश इसलिए था क्योंकि उसे राजकुमार अर्जुन से बदला लेने का मौका मिलेगा, क्योंकि वो अब आजाद हो गया था। इस जादूगर को ना जाने कब से इस मौके की तलाश थी और आज राजकुमार ने उसे ये मौका दे दिया। काल कोठरी में भी वो अपने जादू को और भी शक्तिशाली करने में लगा था, यहाँ तक कि उसने सभी कैदियों को अपने वश में कर लिया था। वो इसी तलाश में था कि कैसे वो खुद को और शक्तिशाली करे, और एक दिन उसे ये समझ आ गया कि वो ये कैसे कर सकता है। उसने धीरे धीरे सभी कैदियों के अंदर की जो भी शक्ति थी उसको अपने अंदर समाने लगा। दिन ब दिन कैदी कमजोर होते गए और अब वो सब एक जिंदा लाश हो गए थे। लेकिन कैदियों की क्या हालत थी वो सिर्फ जादूगर को दिखती थी। उसने ऐसा जादू किया था कि बाकियों को सब ठीक ही दिखता था। कैद से आजाद होने के बाद उसने सभी कैदियों को एक जगह इकट्ठा किया और जो जादू उसने उन पर किया था वो अब तोड़ दिया। अब जादूगर ने सभी को आदेश दिया कि वो अब राजकुमार अर्जुन को ढूंढकर हमला करे। इन सब से अनजान राजकुमार अर्जुन झील के किनारे बैठे हुए थे। तभी उन्हें उनके पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। जब वो पीछे मुड़े तो उनके पैरों से जमीन फिसल गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या देख रहे हैं। उन्होंने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो जादूगर के गुलाम उन पे हमला करते रहे। वो अनगिनत थे। वो जैसे ही एक पर हमला करते 5 और आकर खड़े हो जाते थे और जिसे मार कर गिरा देते थे, और जिसे मार कर गिरा देते थे वो फिर से खड़े हो जाते थे। वो जब इन सब से लड़ ही रहे थे तभी जादूगर चुपके से आकर राजकुमार को देख रहा था और राजकुमार के सबसे कमजोर होने का इंतजार कर रहा था। अब वो समय आ गया था। राजकुमार को उन सब ने घेर लिया था। वो एकदम असहाय हो गए थे। अब जादूगर सामने आता है और राजकुमार की शक्ति को भी पाने के लिए वो उन पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। नहीं, छोड़ो मुझे। मैंने कहा मुझे जाने दो। हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। तुम्हारी माफी चाहिए भी किसे? मुझे तो बस तुम्हारी शक्तियां चाहिए। ये सब होते हुए एक मायावी तोता देख लेता है और राजमहल जाकर दोनों राजकुमारों को बता देता है। वो दोनों तुरंत ही वहां आ जाते हैं, लेकिन तब तक राजकुमार अर्जुन की पूरी शक्ति उस जादूगर के अंदर समा गई होती है। अब बस थोड़ी सी ही शक्ति बची होती है। दुष्ट जादूगर, छोड़ दे मेरे भाई को। ऐसा कहकर राजकुमार अजीत और अर्जुन दोनों जादूगर पर हमला कर देते हैं, लेकिन इसके पहले कि दोनों राजकुमार जादूगर को मार पाए, उनके आगे उन जिंदा लाश लोगों की फौज आ जाती है जो जादूगर के गुलाम थे। राजकुमार अजीत और अरुण उनसे लड़ने लग जाते हैं, लेकिन उन्हें जल्दी ही जादूगर तक पहुंचना होगा, वरना राजकुमार अर्जुन भी इन लोगों के ही जैसे हो जाएंगे। एक बार तेरी शक्ति पूरी तरह से मुझ में समा जाए, फिर मैं तेरे दोनों भाइयों का भी यही हाल करूंगा।
राजकुमार अर्जुन ये होने नहीं दे सकते थे, इसलिए उनके अंदर जितनी भी ताकत बची थी उसे लेकर वो उठे और जादूगर के करीब जाने लगे। राजकुमार अर्जुन को इतना करीब आते हुए देख जादूगर डर गया और पीछे जाने लगा। तभी राजकुमार अर्जुन ने सोचा कि जरूर कोई बात है, इसलिए जादूगर उनसे डर रहा है, वरना मेरी लगभग पूरी शक्ति लेने के बाद ये मुझसे डरता नहीं। ऐसा सोचकर उन्होंने जाकर जादूगर का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ते ही राजकुमार अर्जुन की शक्तियां उनमें फिर से वापस आने लगी। छोड़ मुझे, छोड़ वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। लेकिन राजकुमार उससे बिल्कुल भी डरे नहीं और देखते ही देखते उनकी शक्तियां उन्हें वापस मिल गई। राजकुमार जोर से चिल्लाए और कहा, अगर आप सबको अपनी ताकत, अपनी जिंदगी वापस चाहिए तो आकर इस जादूगर को छू लीजिए, आप सबको अपनी जिंदगी फिर से मिल जाएगी। राजकुमार अर्जुन के ऐसा बोलते ही कैदियों ने लड़ना बंद कर दिया और जादूगर के पास आने लगे। मेरे पास मत आ, मैंने कहा दूर रहो मुझसे। जादूगर बोलता ही रहा, लेकिन किसी ने उसकी सुनी नहीं और धीरे धीरे सबको अपनी जिंदगी वापस मिल गई और जादूगर कमजोर पे कमजोर होता गया। मैं फिराऊंगा मैं और तुम तीनों को बर्बाद कर दूंगा, देख लेना। अरे उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम तुम्हें जिंदा ही नहीं रहने देंगे। ऐसा कहकर तीनों भाइयों ने एक साथ अपनी शक्तियों को मिलाया और जादूगर पे हमला कर दिया और इस हमले का जवाब जादूगर दे नहीं पाया। उसे उसके बुरे काम की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। एक दिन जब अजीत, अरुण और अर्जुन दोपहर का भोजन कर रहे थे तो अचानक एक सिपाही दौड़ता हुआ मुख्य द्वार पर आया। उसने कहा, राजकुमार, क्या आप लोगों ने खबर सुनी जो पूरे राज्य में फैल रही है? आज भी 2 बच्चे लापता हो गए हैं। क्या? अब किसका बच्चा गायब हो गया? महाराज, मैं आपको क्या बताऊं, आज गोपाल दास जी का बेटा और किशनलाल जी का बेटा लापता हो गए हैं। आप ही बताइए महाराज, इस स्थिति से कैसे निपटा जाए? लेकिन ऐसा कब हुआ और ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने बच्चों को अकेला क्यों छोड़ दिया? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे नहीं पता राजकुमार। उसके परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है और गांव वाले भी बहुत परेशान हैं, क्योंकि ये तीसरी बार हुआ है। पिछले 2 हफ्तों में बहुत कुछ घटा है। आज सभी राज्य के वासी दरबार में महाराज से मदद की गुहार लगाने आएंगे। ऐसा कहकर वो सिपाही वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद भी दरबार में सब चिंता में बैठे होते हैं, क्योंकि बच्चों का राज्य से बार बार गायब होना कई हफ्तों से चल रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बच्चे गायब कहाँ हो रहे हैं। आखिर ये चक्कर क्या है? कोई जानवर है जो बच्चों को खा जाता है या कोई बच्चों को मार देता है? भला बच्चों को मारकर किसी को क्या मिलेगा? मुझे लगता है कि ये पक्का किसी जानवर का काम है। जो भी है ये, हमें इसका पता लगाना ही होगा। आज सब मिल रहे हैं ना, तब देखते हैं कि बाकी राज्य की प्रजा क्या कहती है इस बारे में। ऐसा कहकर सभी अपने काम पर लौट जाते हैं, लेकिन सभी के दिमाग में यही चल रहा था कि ये मामला है तो है क्या। कोई ऐसा दुश्मन आ गया है गांव का जो अपनी दुश्मनी बच्चों से निकाल रहा है। शाम हुई और सभी लोग जाने को तैयार हो गए। जब वो दरबार में पहुंचे तब उन्होंने दोनों बच्चों की मां को रोते हुए देखा। तभी वहां महाराज आ गए। देखिए, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि हम यहाँ क्यों आए हैं। हमारे राज्य के बच्चे अचानक से गायब हो रहे हैं और अब
हमें इसके बारे में कुछ करना ही होगा। तभी अरुण चुपके से अजीत के कान में कहता है, भैया पिताजी हमें आदेश क्यों नहीं दे रहे हैं? हम तीनों मिलके बच्चों को ढूंढ सकते हैं और जो इसके पीछे है उसे भी अच्छा सबक सिखा सकते हैं। हमारी शक्तियों के आगे आज तक कौन टिक सका है? तभी अजीत अरुण को चुप रहकर महाराज की बात सुनने को बोलता है। महाराज फिर कहते हैं कि वो चाहते हैं कि अब बच्चों को रात तो क्या, दिन में भी आंखों से ओझल ना होने दिया जाए। दिन में और रात में तो उनके माता पिता बच्चों के साथ ही रहेंगे, लेकिन दिन में गांव के कुछ लोग सभी बच्चों के साथ एक जगह रहें, जिससे दिन में भी उन पर नजर रखी जा सके। महाराज सबसे पूछते हैं कि क्या कोई अपनी मर्जी से खुद का नाम देना चाहता है जो बच्चों का दिन में ख्याल रखेगा। किसी के भी कुछ भी कहने से पहले वैद्य जी अपना नाम देते हैं और कहते हैं कि वो ख्याल रखेंगे। तभी दिनेश कहता है कि वो भी वैद्य जी के साथ उन सभी बच्चों पर नजर रखेगा। सब मान जाते हैं और अपने अपने घर लौट जाते हैं। अजीत और अरुण कहते हैं, जब अरुण बच्चों के साथ होगा तब हम जंगल के पास वाली जगह जाएंगे और वहां का जायजा लेंगे कि कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं आ गया गांव में। तभी अर्जुन कहता है, ठीक है, मैं भी राज्य में उन बच्चों के माता पिता से मिलकर आऊंगा जिनके बच्चे गायब हो गए हैं, ताकि पता तो चले कि ये बच्चे कौन कौन सी जगह से गायब हुए हैं। ऐसा कहकर सब सो जाते हैं। अगले दिन सुबह वो लोग ठीक वैसा ही करते हैं जैसा सबने तय किया था। अरुण वैद्य जी और बच्चों के साथ रहता है। वहीं दूसरी ओर अजीत और अर्जुन जंगल के आसपास के बच्चों के लापता होने के रहस्य से संबंधित कुछ सबूत खोजने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा करते समय अरुण को कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। अरे, क्या तुमने कुछ सुना? नहीं तो? वो आवाज फिर आती है जोर से, और इस बार अजीत को भी वो आवाज सुनाई देती है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और धीरे धीरे पीछे मुड़ते हैं। जैसे ही वो पीछे मुड़े, उन्होंने देखा कि एक शेर उन पर गरज रहा है। शेर ने उन पर हमला करने के लिए एक पल भी इंतजार नहीं किया। अजीत उड़ गया और उसने पीछे से शेर पर हमला कर दिया, और इस बीच अर्जुन अदृश्य हो गया और उसने शेर को पकड़ लिया। अजीत उस शेर को आग की लपटों से मारने ही वाला था, लेकिन अर्जुन ने उसे रुकने के लिए कहा और अजीत को समझाया कि हमें उसे नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ एक जानवर है और हमें उसे कोई चोट नहीं देनी चाहिए, बल्कि वापस जंगल में ले जाना चाहिए, क्योंकि यही वो जगह है जहां उस शेर को होना चाहिए। अजीत मान गया और वो शेर को वापस जंगल में ले गया। क्या आपको लगता है कि बच्चों के लापता होने का कारण शेर था? शायद वो कारण हो सकता है, लेकिन हमें यहाँ बच्चों का कोई शव नहीं दिखाई दिया, और यहाँ तक कि वो शेर भी भूखा ही लग रहा था, इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता। वो ना केवल भूखा लग रहा था, बल्कि वो वास्तव में भूखा था। मैंने सोचा कि आज हम निश्चित रूप से उसके रात का खाना बनने जा रहे हैं। ये कहकर दोनों हंसने लगे। दूसरी तरफ बच्चे घर पर चुपचाप बैठे बेहद सुस्त हो गए। उन्होंने अरुण से पूछा कि क्या वो घर के बाहर खेल सकते हैं। अरुण मान गया और वो सभी बाहर खेलने लगे। बच्चे जब बाहर खेल रहे थे तो अरुण उन पर नजर रखे हुए था। बच्चों को देखते देखते उसकी आंख लगने लगी, इसलिए उसने सोचा कि वो जाकर अपना चेहरा धो ले, क्योंकि उसे नींद आ रही थी। अरुण अंदर गया
और अपना चेहरा धोने लगा। जब वो अपना चेहरा धो रहा था तो अचानक उसने एक आदमी के रोने की तेज आवाज सुनी। वो बाहर की ओर भागा ये देखने के लिए कि कौन रो रहा है। एक आदमी अपने बच्चे का नाम सूरज लेते हुए बाहर रो रहा था क्योंकि वो कहीं नहीं मिल रहा था। अरुण इतना चौंक गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई बच्चा चंद सेकंड में कैसे लापता हो सकता है। उसने वैद्य जी से पूछा कि वो बच्चा कहाँ है। मुझे नहीं पता, बच्चों ने मुझे बताया कि वो भूखे थे, इसलिए मैं उनके लिए कुछ खाना बनाने के लिए अंदर गया और जब मैं वापस आया तो सूरज पहले से ही गायब था। अरुण ने वैद्य जी से कहा कि बच्चों की देखभाल करें और वो सूरज की तलाश में निकल गया। अरुण उस बच्चे को इधर उधर देखने लगा और अचानक उसने देखा कि अर्जुन बेहोश होकर जमीन पर गिरा पड़ा है। अरुण वहां अर्जुन को उठाने गया, लेकिन जब वो अर्जुन के करीब गया तो उसने देखा कि सूरज वहीं बेहोश पड़ा है। उसने पहले अर्जुन को उठाया और उसके चेहरे पर कुछ पानी छिड़का। अर्जुन ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपनी आंखें खोलकर वो जोर जोर से रोने लगा और कहा, सूरज मर गया, उन्होंने सूरज को मार डाला। सूरज को किसने मारा और क्यों? ये सभी लोग कौन थे जो बच्चों को बेरहमी से मार रहे थे? इसके पीछे की सच्चाई को जानने के लिए देखें अगला एपिसोड।